हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बज चुका है और 7 बजे हम बीएड सेकेंड ईयर का क्लास करते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर का क्लास लेकर मैं आपके साथ आज हम जो अभी बीएड सेकेंड ईयर में क्लास कर रहे हैं वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। नॉलेज एंड करिकुलम हम ख़त्म कर चुके हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है उपकरण तथा तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स। कैसे उपकरण और कैसे तकनीक जो है हम यूज़ करते हैं मूल्यांकन में। हम जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम किस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। देखिए ये बुक जो है आपका, इस बुक में मैथ्स भी है। हम असेसमेंट, जिसको हम आकलन बोलते हैं, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मेज़रमेंट, मापन, ये तीनों के आगे पीछे ही आपका जो है ये पूरा बुक है। तो हम मूल्यांकन करते हैं तो उस समय हम किस तरह के टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं, किस तरह से मूल्यांकन होता है, वो हमें समझना है। तो आइए, मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक अंग है, हम जानते हैं, क्योंकि ये तीसरा पार्ट होता है एजुकेशन का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। इसके द्वारा हमें शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षा के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण, शिक्षा कार्य की उन्नति, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम में सुधार करने में सहायता मिलती है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ही हमें है, तो मूल्यांकन हमें इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अब आइए, मूल्यांकन से ये लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उसमें कुछ आवश्यक गुण हो, मतलब उस तरह का मूल्यांकन किया गया हो जिसमें क्वालिटी हो, तभी वो मूल्यांकन हमारे लिए जो है बेनिफिट है। ऐसा मूल्यांकन किया जाए जो कि आप बोल सकते हैं फेक है, या फिर किसी तरीके से उसमें जो है गलत टेक्निक यूज़ किया गया हो, गलत टूल्स यूज़ किया गया हो, तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं होता है। चलिए, सबसे पहला मूल्यांकन का क्वालिटी जो होना चाहिए वो क्या है? वैधता या विषयानुकूलता, वैलिडिटी। अच्छे मूल्यांकन की पहली विशेषता, देखिए ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि मूल्यांकन की विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मूल्यांकन के गुण बताइए। तो ये गुण पूछे या विशेषता पूछे तो इसका आंसर यही होगा। तो वैलिडिटी क्या है? तो अच्छे मूल्यांकन की ये सबसे पहली जो है विशेषता है या पहला गुण है, जिसमें कि मूल्यांकन जो है वो वैध हो, वैलिड हो, किसी तरह से इलीगल चीज़ें या फिर बोले कि गलत चीज़ें जो है उसमें यूज़ ना की गई हो, विषय के अनुरूप हो, जो सब्जेक्ट का हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो। विषयानुकूलता से अभिप्राय, यहाँ देखिए, विषयानुकूलता से अभिप्राय यह है कि उस मूल्यांकन द्वारा उस ज्ञान और केवल उस ज्ञान की ही जांच की जाए जिसके लिए परीक्षा ली जा रही है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षा में यह गुण परीक्षा के समय द्वारा प्राप्त अंकों पर प्रभाव न पड़े। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह गुण विद्यमान होता है क्योंकि उन प्रश्नों की भाषा सरल होती है और इसी कारण को समझना भी सरल होता है। देखिए, ये जो हम वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, विषयानुकूलता की बात कर रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा मूल्यांकन चाहिए जिससे कि हमें क्लियर पिक्चर हमारे सामने आए कि एक्चुअली में टीचिंग लर्निंग कैसा चल रहा है, कहाँ पे कमियां हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एग्ज़ाम या मूल्यांकन जो करते हैं उसमें जो है बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आंसर उसको पता रहता है लेकिन एक्चुअली में उसको क्वेश्चन नहीं समझ में आता। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए रहते हैं, ऐसे भाषा यूज़ की रहती है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो वो अगर मूल्यांकन होता है तो आप खुद समझिए क्या वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि अब बच्चे को तो आंसर पता था लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आने की वजह से जो है
वो आंसर नहीं लिख पाया, तो ये फिर तो मूल्यांकन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मूल्यांकन ने फिर तो रिजल्ट सही नहीं दिया कि बच्चे को समझ में नहीं आया। यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि विषय के अनुकूल जो है मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे लिटरेचर पेपर है, भाषा का पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो उसमें हम भाषा पे जोर देंगे कि बच्चे को भाषा समझ में आनी चाहिए, या भाषा ही जो है उसके लिए, उसमें सीखने के लिए मेन है। लेकिन जब सामाजिक अध्ययन की बात आती है, एसएसटी की बात आती है, अगर उसमें बच्चे का क्वेश्चन छूट जा रहा है सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि उसको भाषा चाहिए। दूसरा क्या है? रिलायबिलिटी, विश्वस्तता। मतलब रिलायबिलिटी मतलब वो उसमें विश्वास होना चाहिए, सही होना चाहिए, यही है ना, फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। उत्तम मूल्यांकन की दूसरी विशेषता उसकी विश्वस्तता है। इसका अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन चाहे कोई भी हो करे और किसी भी समय करे, परिणाम सदा ही हो और ऐसी आशंका न रहे कि यदि कोई और परीक्षक परीक्षा लेता या यदि यही परीक्षक किसी और समय परीक्षा लेता तो उसका परिणाम इससे भिन्न होता। मूल्यांकन में इस गुण के होने पर विद्यार्थी को इस बात का विश्वास तथा निश्चय होता है कि उसको जितने अंक मिलने चाहिए थे उतने ही मिले, उससे कम अथवा अधिक नहीं। देखिए इसका मतलब क्या है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें जो है सही समय और सही लोगों द्वारा ही मूल्यांकन कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे के मन में ये चीज़ें बैठ जाएं कि ऐसा सिचुएशन रहता या फिर ये होता तो मेरा मार्क्स ज़्यादा आता। मतलब वो ये ना बोल पाए कि मुझे ये क्वेश्चन आता था लेकिन बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर कोई पर्सन कि वो वहाँ थे या वो मुझे इस तरह से देख रहे थे, या फिर गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही थी, फ़ैन नहीं चल रहा था, ये या फिर मैं कहीं कोने में बैठा था। अब तो एक्सक्यूज़ बनाने के लिए बच्चे तो बनाते ही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को जब एग्ज़ाम दे रहा है, उसका जब मूल्यांकन किया जा रहा है तो प्रॉपर इन्वायरमेंट तीसरा क्या है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। उत्तम परीक्षा में वस्तुनिष्ठता होना भी आवश्यक है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों और एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो तथा उनके अंक लगाते समय परीक्षक की पसंद नापसंद का प्रभाव न पड़े। अंक चाहे कोई भी लगाए, परीक्षार्थी को अंक उतने ही मिले। मूल्यांकन के इस गुण के होने पर परीक्षार्थियों को इस बात की शिकायत नहीं रहती कि उसे कम अंक मिले हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हो जाता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट किसी टीचर का फेवरेट होता है तो उसमें टीचर जो है मार्क्स कटिंग कम करते हैं और उसे फुल मार्क्स दे देते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही नॉटी होते हैं या फिर वो टीचर के फेवरेट नहीं होते हैं, तो उन लोगों को मार्क्स देने में, जहाँ पे जैसे 5 नंबर का मार्क्स है और एक क्वेश्चन है जिसमें आप आंसर लिख रहे हो, कुछ थियोटिकल है, तो उसमें वो चाहे तो 1-2 नंबर काट सकते हैं, तो डेफिनेटली डिडक्ट कर देते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो मूल्यांकन हो वो ऑब्जेक्टिविटी में हो, वस्तुनिष्ठता में हो, जिसका एक ही आंसर हो। चाहे एक बच्चा उस आंसर को लिखे, चाहे दूसरा बच्चा लिखे, उसका मार्क्स उतना ही मिले, मार्क्स में कमी ना हो। चौथा क्या है? सरलता, सिंप्लिसिटी। सरलता भी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की सरलता से अभिप्राय यह है कि इसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। वो परीक्षक के लिए सिरदर्द किया जाए वो सरल तरीके से हो, वो किसी के लिए भी हेडक ना बने, ना एग्ज़ाम लेने वालों के लिए ना ही एग्ज़ाम देने वाले के लिए।
कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, यही। फिर है विस्तृत रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव। विस्तृतता का गुण ऐसा गुण है जिसका एक अच्छे मूल्यांकन में होना आवश्यक है, परंतु जिसका प्रचलित निबंधात्मक परीक्षाओं में अभाव है। इन परीक्षाओं में वर्ष भर के काम की जांच 3 घंटे के थोड़े से समय में 5 या इससे भी कम निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा करने का यत्न किया जाता है, जो कि एक प्रकार से असंभव है। हाँ, ये तो बात सही है ना कि 1 ईयर का सिलेबस है और आप समेटिव एक बार टर्म 2 एग्ज़ाम ले करके सोच रहे हो कि हम इवेल्युएट कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं और हमें बच्चों का ग्रोथ पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में भी विस्तृतता होनी चाहिए। वो होना क्या चाहिए कि टाइम टू टाइम पे एग्ज़ाम होते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट वहाँ पर पता चले, और उसको उसके बाद पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जो किया जाता है, और उस तरह से एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए ताकि सही इवैल्यूएशन हो सके और सही बच्चे के कंडीशन के बारे में पता चले कि उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। फिर है हमारा निदानात्मक डायग्नोसिटी। डायग्नोसिटी में क्या होता है, अच्छे मूल्यांकन में निदानात्मक का होना भी आवश्यक है। निदानात्मक से अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन द्वारा हमें विद्यार्थियों के दोष और न्यूनताओं का पता लगा सके और उनको दूर करने में सहायता मिले। कि एक्चुअली में हमें बच्चों की समस्याओं का पता चले, बच्चे को कहाँ पे सीखने में प्रॉब्लम हो रही है वो हमें पता चले और उसे हम दूर कर पाएँ, है ना। तो ये 6 जो है विशेषता बोलिए, गुण बोलिए मूल्यांकन के। आगे हमारा जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए 2 तरह के अभी तो 2020 में एनईपी चेंज हुआ है, तो अब टर्म 1 टर्म 2 चल रहा है, लेकिन पहले हमारा एफए चलता था, एसे चलता था, तो बुक में अभी आप लोग का चेंज नहीं हुआ है, तो यही पढ़ना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो क्या है वो हम कल पढ़ चुके थे, आज हम उसकी विशेषता देखेंगे। फिर उसके बाद जो है सतत मूल्यांकन, जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, वो देखेंगे कि वो क्या होता है। चलिए आइए विशेषता देखते हैं। इकाई का चुनाव, फीचर सिलेक्शन ऑफ द यूनिट। जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये 1-1, 2-2 इकाई का होता है, मतलब इसमें जो इवेल्यूएशन होता है वो टाइम टू टाइम, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 बोलते हैं, वैसे ही फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2 होता है, जो कम चैप्टर का ही लिया जाता है, या हो सके तो एक ही चैप्टर का लिया जाता है, जिससे कि बच्चे का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके कि उसमें कितने चेंजेस आए हैं। तो उसमें इकाई का चुनाव करना पड़ता है, यूनिट का चुनाव करना पड़ता है कि किसका एग्ज़ाम लेना है। इकाई की विशेषता, स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूनिट। इकाई के भागों की उनकी विशेषता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इकाई की विशेषताओं में सम्मिलित है विषय वस्तु, संबंध में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य, ये सारी चीजें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में रखी जाती हैं। विषय वस्तु निर्धारित करना, जब हमें टेस्ट लेना है तो कंटेंट हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन में इकाई की नई विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार इससे नए शब्द, नए संबंध तथा नई प्रक्रियाओं का समावेश होता है, जो कि मूल्यांकन की सार्थकता को निश्चित करता है। फिर हमारा है 4th नंबर, अधिगम परिणाम निर्धारित करना, मतलब कि जो लर्निंग है उसका रिजल्ट बताना। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है, क्योंकि जब हम इसको असेस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो लर्निंग है वो कितना सक्सेसफुल हुआ, उसका रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है। अब हमारा समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि ये कम चैप्टर का नहीं होता है,
ये पूरे ईयर में जो है 2 बार होता था, essay 1 essay 2, समेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 2। इसमें पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट पार्ट में essay 1 होता था, सेकेंड पार्ट में essay 2 होता था। कोर्स के अंत में एट द एंड ऑफ द हाउस संकलनात्मक मूल्यांकन एक निश्चित कालावधि कोर्स कार्यक्रम तथा सेमेस्टर के अंत में होता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में होता है। अंतिम एवं निर्णयात्मक टर्मिनल एंड जजमेंट इन कैरेक्टर, यह अंतिम होता है, यह फाइनल होता है, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो बोलते हैं वही ये होता है। अनुदेशन लक्ष्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसका गठन इस बात को निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने कहाँ तक अनुदेशन के लक्ष्य को प्राप्त किए है, उन्होंने लिया है, उसको समझा है और अधिगम जो है कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है। सबसे पहले इसमें बनता है इवेल्युएशन का प्रोग्रेस, इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का मूल्यांकन कि कितना प्रगति हुआ है। शिक्षा की प्रभावशीलता की जांच करना, टीचर का भी जो है यहाँ पे जांच हो जाता है कि टीचर जो है किस तरह से पढ़ाए हैं। पाठ्यक्रम, अध्ययन, कोर्स, शैक्षिक योजनाएं की प्रभावशीलता का जांच करना, विद्यार्थियों का ग्रेड निर्धारित करना, उन्हें प्रमाणित करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। ब्लूम और उनके साथियों द्वारा संभवतः संकलनात्मक मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता अधिगम अथवा अनुदेशन के पश्चात उसकी विद्यार्थी अध्यापक। चलिए यहाँ तक 6 नंबर तक है आपका। मतलब कि ये जो हमारा समेटिव होता है ये फाइनल होता है। मैं आपको बता रही हूँ 2 बार लिया जाता है। जब सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 6 मंथ्स पे लिया जाता है, उसमें हाफ पार्ट ऑफ सिलेबस लिया जाता है सेमेस्टर में जब होता है तो, और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हाफ पार्ट का लिया जाता है, फिर उसका फाइनल रिजल्ट निकाल के बच्चों को जो है ग्रेडिंग दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हमने क्या समझा? आज के क्लास में हमने देखा है किस चीज को, उपकरण तथा तकनीक, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके इवेल्युएशन किया जाता है, और हमारे मूल्यांकन की विशेषता, गुण, ये हमने देखा। तो यहाँ पर एक आपका बनेगा। फिर उसके बाद यह है निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता, फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता, फिर है आपका समेटिव असेसमेंट की विशेषता। तो इसमें 3 नोट्स आपके बनेंगे। और मंडे से जो है इंग्लिश कंटेंट आप लोग को मिलने लगेगा। सो आज तक सिर्फ हिंदी कंटेंट मिल रहा है, मंडे से इंग्लिश कंटेंट मिलेगा। चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।